पिताजी को हमेशा से यही बोला गया कि तुम्हारे पास 2 बेटियाँ हैं, ये 2 बेटियाँ आगे अपने ससुराल चली जाएँगी और तुम अकेले रह जाओगे। इसीलिए एक बेटा पैदा कर लो और नहीं कर सकते हो तो एक बेटा अडॉप्ट कर लो। जब भी क्वेश्चन की बारी आती थी और हम हाथ उठाते थे तो हमको इग्नोर कर दिया जाता था कि ये तो लेबरिंग स्टेट बिहार से आई है, इसको क्या पता होगा। एमबीबीएस के एंट्रेंस एग्ज़ाम से ठीक 1 दिन पहले घर की लाइट चली गई थी। मोमबत्ती की लाइट में पूरी रात पढ़ती रही। ना नींद आई, ना ठीक से पढ़ाई हुई। जिस दिन वो लेटर पहुंचा तो पिताजी ने खोल के देखा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और सिर्फ एक बात बोली, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? अब हम कहाँ मुँह दिखाएंगे? जब लोग कहते थे कि 2 बेटियां कैसे संभालोगे, बेटा अडॉप्ट कर लो, तब एक पिता ने कहा, मेरी ये 2 बेटियां ही मेरा नाम रोशन करेंगी। 3,000 की सैलरी, मांगी हुई किताबें, मांगे हुए कपड़े, बस सपना सिर्फ एक, डॉक्टर बनने का। और आज वो लड़की आपके सामने गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बन के खड़ी है और लोगों की जिंदगियां बचा रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहल सहाय है और मैं पटना की रहने वाली हूँ। लेकिन मेरी ये कहानी किसी शहर की नहीं है, बल्कि स्ट्रगल, सेल्फ बिलीफ और सैक्रिफाइस की है। मेरे बड़े पापा और बाकी लोगों के पुराने कपड़े पहने जाते थे, दूसरों के उधार लिए हुए पुस्तकें, उन्हीं से हम पढ़ते थे, क्योंकि उस समय हमारे लिए नई किताबें और नए कपड़े लेना एक लग्जरी था। उस समय हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मुझे अभी भी याद है वो बचपन का एक सीन। कॉन्वेंट स्कूल में मुझे एडमिशन के लिए मना कर दिया गया था, ये कह के वहाँ प्रिंसिपल ने मुझे ये बोला कि ये लड़की यहाँ पढ़ने के लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एलीट क्लासेस के बच्चे पढ़ा करते थे और मैं एक नॉर्मल फैमिली से आती थी। फिर भी मेरी माता जी ने हिम्मत नहीं हारी और ये प्रण लिया कि मैं इसे खुद पढ़ाऊंगी। गर्मी का काफ़ी दिन था और मुझे चिकन पॉक्स की बीमारी हो गई थी। शरीर पे बहुत बड़े बड़े फोड़े, वो तेज बुखार और दर्द। मैं दर्द से करहा रही थी और रो रही थी। सामने एक कोने में मेरे पिता मुझे बस देख रहे थे। बेचारे वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने एक कठोर डिसीजन लिया और उन्होंने बैंक से लोन लेके एक एसी खरीदा। और उसी दिन मैंने ये प्रण लिया था कि मेरी जैसी या मेरे जैसे जितने भी ऐसे मरीज होंगे जो दर्द में तड़पते रहेंगे, मैं उनका उपचार ज़रूर करूँगी। शायद इसीलिए मेरा जन्म हुआ है और मैं अपने पिता माता को कभी झुकने नहीं दूंगी। हम अपनी एजुकेशन अफोर्ड करने के लिए, मैं और मेरी बहन हमसे जूनियर बच्चों को ट्यूशन दिया करते थे। उससे हमारे कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते थे, जिनसे हम अपनी किताबें और बाकी सामान ला सकते थे। हमारे लिए त्योहार का महत्व कुछ नहीं था सिवाय एक त्योहार के, नवरात्रि का त्योहार, क्योंकि पूरे एक साल में नवरात्रि का त्योहार ही था जिसमें कन्या पूजन होती थी और उसमें हमें कुछ 500-600 रुपए इकट्ठा हो जाते थे, जिससे हमारी साल की एक नई ड्रेस आ सकती थी। ये हमारे लिए एक लग्जरी से भी ज़्यादा बड़ा था। पिताजी को हमेशा से यही बोला गया कि तुम्हारे पास 2 बेटियाँ हैं, ये 2 बेटियाँ आगे अपने ससुराल चली जाएँगी और तुम अकेले रह जाओगे। इसीलिए एक बेटा पैदा कर लो और नहीं कर सकते हो तो एक बेटा अडॉप्ट कर लो। उस समय मेरे पिताजी ने ये बोला कि मेरी ये 2 बेटियाँ ही मेरा गर्व बनेंगी और मुझे कोई और बेटे की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी शुरू की। एमबीबीएस की तैयारी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि हमारे पास चांसेस कम थे और समय भी कम था। जिनके पास पैसे थे उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि उनके पास 1 साल था और कोचिंग का 2-3 बार का सफ़र भी था। पर हमारे पास था सिर्फ 1 साल, 12th के साथ। हमने 11th और 12th के साथ ही एमबीबीएस की तैयारी शुरू की थी। रोज़ सुबह 4 बजे उठना, 4 से 6 बजे तक पढ़ना, 6 बजे खुद तैयार होके अपना नाश्ता लेके स्कूल पहुँच जाना। स्कूल से 2 बजे वापस फ्री होना, वहीं से वहाँ वैन लेना, वैन से कोचिंग पहुँच जाना, कोचिंग से 10 साढ़े 10 बजे फ्री होना, वापस घर आना, घर में 11 से 2 बजे तक वापस पढ़ाई करना। घर में बहुत बार हम तैयारी करने में हमको दिक्कतें होती थी, क्योंकि खाना कभी-कभार नहीं मिल पाता था, कभी लाइट नहीं होती थी, गर्मी बहुत होती थी। पहली बार एग्ज़ाम दिया, फ़ेल हो गई। फ़ेल होने के बाद दूसरी बार फिर एग्ज़ाम दिया, फिर फ़ेल हो गई। 2 बार मैं फ़ेल हो गई। सबने बोला छोड़ दो। पर फिर मैंने अपने पिताजी से बात की तो उन्होंने कहा कि बेटा एक लास्ट चांस और लो।
और फिर तैयारी करो। तुम्हारी पढ़ाई के लिए तो हम अपनी किडनी भी बेच सकते हैं। एमबीबीएस के एंट्रेंस एग्जाम से ठीक एक दिन पहले घर की लाइट चली गई थी, बाहर का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। उस दिन ऐसा लगा जैसे कल का पेपर बर्बाद हो जाएगा। मोमबत्ती की लाइट में पूरी रात पढ़ती रही, ना नींद आई ना ठीक से पढ़ाई हुई। फिर भी कोशिश कर कर एग्जाम दे आई और फिर जाके सिलेक्शन मेरा कर्नाटका के जेजे मेडिकल कॉलेज में हुआ। घर से बहुत दूर था, 48 घंटों का सफ़र ट्रेन से लगता था और फ्लाइट तो उस समय एक लग्जरी थी जो हम जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हम 4.5 साल में सिर्फ 4 बार अपने घर जा सके थे और उसमें भी स्मार्टफोन का ज़माना नहीं था। हॉस्टल में एक फ़ोन हुआ करता था जिससे माता पिताजी से कभी 1-2 बार बात हो जाती थी। फ़ोन पे अक्सर मेरी छोटी बहन मुझसे बात करती थी, मुझे यही बोलती कि दीदी अब घर आना तो गोल्ड मेडल लेकर ही आना, क्योंकि यहाँ पापा को बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं। तुम्हारे लिए लिया हुआ लोन और घर की स्थिति को देखते हुए लोग कहते हैं कि बेटी को इतना पढ़ाना नहीं चाहिए। कॉलेज में लाइफ बहुत अकेली थी, स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ना वहाँ का रहन सहन हमारे जैसा था, ना खाना पीना हमारे जैसा था। जब लोग घर छुट्टियों पे जाते थे तो हम अकेले हॉस्टल में रहते थे और सिर्फ पढ़ाई करते रहते थे और दूसरे जूनियर्स को भी पढ़ाया करते थे कि इससे हमारा रिवीजन भी होगा और कुछ मॉनिटरी बेनिफिट भी मिल सकेगा, जिससे हम अपने आप का यहाँ पे रहने की स्थिति में कुछ सुधार ला सकेंगे। एक दिन मेडिसिन राउंड का वार्ड चल रहा था और वार्ड्स में अक्सर ये होता था कि टीचर्स हमसे क्वेश्चन पूछा करते थे और हमें आंसर करना होता था। एक हायरार्की मेंटेन था कि पहले जूनियर रेजिडेंट बोलेगा, फिर सीनियर रेजिडेंट बोलेगा, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और फिर प्रोफेसर। प्रोफेसर राउंड लेता था और क्वेश्चन पूछता था। तो जब भी क्वेश्चन की बारी आती थी और हम हाथ उठाते थे तो हमको इग्नोर कर दिया जाता था कि ये तो लेबरिंग स्टेट बिहार से आई है, इसको क्या पता होगा। तो हमें कभी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। पर हाँ, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे थे जिनको मेरा मेहनत और प्रयास दिखता था। उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ावा दिया और आगे मेरी मदद भी की। और फिर एग्ज़ाम्स का दिन आया। मुझे सेकेंड ईयर एमबीबीएस में डिस्टिंक्शन हासिल हुई। सारे टीचर्स स्तब्ध रह गए और सिर्फ उस दिन मेरा बैकग्राउंड नहीं, मेरा रिजल्ट देखा गया था। फाइनल ईयर में मुझे वहाँ के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ और साथ ही साथ में मुझे कर्नाटका स्टेट में 7th रैंक मिली। इतने पैसे हमने इकट्ठा कर लिए थे कि अपने माता पिता को ग्रेजुएशन डे में हम कर्नाटका अपने कॉलेज के कॉन्वोकेशन में बुला सकें। अपने माता पिता को हमने फ्लाइट से बुलाया था और इस बार वो इतने गर्व महसूस कर रहे थे कि वो पूरे शहर और पूरे गांव को बता के आए थे कि मेरी बेटी को गोल्ड मेडल मिलने वाला है। एमबीबीएस खत्म होने के बाद मैं अपनी इंटर्नशिप के लिए लखनऊ आ गई थी। राम मनोहर लोहिया में मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैं वहाँ काम कर रही थी। उस दौरान मेरे दादाजी जो आई स्पेशलिस्ट हैं और जिनको मैं अपना आइडल मानती हूँ, उनकी तबीयत कुछ गंभीर थी। इसीलिए ये सोचा गया कि परिवार में एक यही डॉक्टर बनी है तो इसकी शादी मैं करवा के जाऊंगा और मेरी शादी करवा दी गई मात्र 24 साल में। पर मैंने ना पढ़ाई छोड़ी, ना अपना हौसला तोड़ा। मैंने शादी के ठीक 2 महीने बाद डीएनबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने वो क्लियर किया 1000 रैंक के साथ में। रैंक इतनी अच्छी थी कि दिल्ली के कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। पर देखने की बात यह है, दुविधा एक, कि स्टाइपेंड सिर्फ 25,000 रुपये। 25,000 में वहाँ दिल्ली जैसे शहर में रहना और दूसरा माता पिता की जिम्मेदारी, छोटी बहन की मेडिकल की पढ़ाई, ये सब का बोझ कुछ ज़्यादा लग रहा था। मन पे पत्थर रखते हुए फिर मैंने एक डिसीजन लिया और बिना माता पिता को बताए मैंने वो वहाँ से रेजिग्नेशन दे दिया। बिना बताए डीएनबी सीट तो छोड़ दी, ये जाने बगैर कि परमानेंट एड्रेस पे ये ऑफिशियल लेटर पहुँचेगा। मुझे पता नहीं था। जिस दिन वो लेटर पहुँचा तो पिताजी ने खोल के देखा। उनको आंखों से विश्वास नहीं हो रहा था कि जितनी मेहनत से ये सीट मिली, उतनी ही आसानी से उसने ये सीट छोड़ कैसे दी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और सिर्फ एक बात बोली, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? अब हम कहाँ मुँह दिखाएंगे? उन्होंने मुझसे पूरे 1 साल बात नहीं की। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, मुझे कोई आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था कि आगे कहाँ बढ़ूँ, कहाँ जाऊँ। मेरे पति ने बहुत सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया
और मुझे यही समझाया कि तुम वापस दिल्ली जाओ, वापस तैयारी करो और वापस फिर से एग्ज़ाम दे के ये प्रूव कर सको कि मेहनत के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। इतने पैसे तो नहीं थे, तो मैं एक ट्रिपल शेयरिंग रूम में रहती थी। मेरे साथ 2 आईएएस की तैयारी करते हुए और लड़कियाँ थीं, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। हम साथ में ही रहते थे और खाना भी एक टाइम ही खाते थे, ताकि हमें नींद नहीं आए और पैसे ज़्यादा सेव हो जाएँ। दिल्ली की गर्मी में भी हम एसी या कूलर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हम उसी में अक्सर पढ़ा करते थे, उसी छोटे कमरे में। उसके बाद वापस एग्ज़ाम का दिन आया। एग्ज़ाम से ठीक 4 दिन पहले बिना बताए मेरे पिताजी मुझसे मिलने दिल्ली आ गए। उनको देख के मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर दिमाग में यही चल रहा था कि अभी मुझे रिविज़न करना है। अगर मेरा समय बर्बाद हुआ तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। पिताजी बैठे थे मेरे पास में, मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी। आँख में आँसू आ गए और होठ थपथपा रहे थे। बड़े कड़े स्वर में मैंने उनसे यही बोला कि पिताजी आप चले जाइए, मुझे रिवीजन करना है, मेरा समय खराब हो रहा है। वो समझ गए, कुछ बोले नहीं और वहाँ से वापस चले गए। रिजल्ट का हमें पता नहीं था, नेटवर्क सर्विस अच्छा नहीं था, तो हम खोल नहीं पा रहे थे। पर हाथ घबराए हुए, मन घबराया हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुआ है कि नहीं हुआ है सिलेक्शन। फिर अचानक एक फ़ोन कॉल आया, फ़ोन उठाया डरते-डरते, वहाँ से सर का फ़ोन आया कि नेहल तुमने अपना रिज़ल्ट देखा कि नहीं? तो मन में थोड़ा उत्सुकता हुई जानने की कि क्या पता सर ने फ़ोन किया है तो हो सकता है रिज़ल्ट अच्छा हुआ हो, साथ ही साथ डर भी था कि हो सकता है अच्छा नहीं हुआ हो, तभी सर ने वापस फ़ोन किया है। पर जब सर ने बताया कि हमें हमारा सिलेक्शन हो गया है और ये रैंक पिछली बार से भी ज़्यादा इतनी अच्छी रैंक है कि अपनी चॉइस की कोई भी सिटी और कोई भी ब्रांच मिल सकती है, तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। मुझे जोधपुर के सरकारी कॉलेज डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट की सीट मिल गई। इसके बाद तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माताजी पिताजी ने मुझसे पूरे 1 घंटे उस दिन बात की थी। मुझे ऐसा लगा जैसे अब दुनिया मुझे मिल गई हो और अब आगे संघर्ष नहीं होंगे। पर मुझे नहीं पता था कि आगे ज़िंदगी में और भी पत्थरें लिखे हुए हैं। पीजी में सिलेक्शन हो गया था, एडमिशन हो गया था और शुरुआत कर दिया था ज़िंदगियाँ बचाने का और नई ज़िंदगियाँ इस दुनिया में लाने का। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे रोज़ की 100 डिलीवरीज़ होती हैं और एशिया की लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिलीवरीज़ उम्मेद हॉस्पिटल में होती है। वहाँ पे दिन-रात बस काम ही काम होता था। हर मिनट, हर घड़ी एक-एक डिलीवरी होती रहती थी। ऐसी घड़ी में मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरी प्रेगनेंसी कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं थी। मुझे थायरॉइड की बीमारी हो गई, साथ ही साथ मेरे बच्चे की थैली में पानी बहुत ज़्यादा भर गया था, जिसके कारण मुझे शुगर की भी बीमारी हो गई थी और साथ में ही मेरे पैरों में सूजन, कमर में दर्द और एंडलेस आवर्स ऑफ वर्क साथ ही साथ करना पड़ता था। इसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी। हमारे जीवन में मेरे बेटे अथर्व का आगमन हुआ। हम बहुत खुश थे। मेरा डिलीवरी टाइम अच्छा निकला, बच्चा सही हुआ। मुझे लगा अब सब ठीक रहेगा और कोई समस्या नहीं आएगी ज़िंदगी में। एक दिन मेरे पति की अचानक तबीयत बहुत खराब हुई। उनको साँस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तुरंत ईसीजी, इको कराया तो पता चला उनके हार्ट में डिफेक्ट है और एएसडी की बीमारी है। मैं अकेले इनको लेके दिल्ली गई उस स्थिति में। बच्चे को छोड़ के सासू माँ के साथ में अकेले जब मैं दिल्ली पहुंची तो वहाँ मुझे सर ने 6 डॉक्टरों ने यही बोला कि ओपन हार्ट सर्जरी ही होगी और इनका बचना मुश्किल है। उसके 48 आवर्स बाद ही मैं बता सकूंगा कि ये कैसा रहेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। एक डॉक्टर होके भी मैं अगर अपने पति को नहीं बचा सकी तो इससे ज़्यादा मजबूरी और किसकी हो सकती है। कंसेंट फॉर्म पे साइन करते समय हाथ थरथरा रहे थे और सारे वो पिक्चर्स हमारे खुशी के पल वही दिख रहे थे कागज़ों पे, पर दिमाग में कुछ घूम नहीं रहा था। अकेली वहीं खड़ी थी पर साइन कर दिया। 2 दिन पति आईसीयू में रहे। तीसरे दिन जब डॉक्टर ने बोला कि वो ठीक हैं, उस दिन जाके मैंने दोबारा सांस ली। आज मैं सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, आपके सामने खड़ी एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ और उससे भी ज़्यादा मैं एक फाइटर हूँ, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। जो हार मान लेता है
उसके लिए कठिनाइयों बड़ा पहाड़ कभी पार नहीं होता है। इन संघर्षों के साथ आगे बढ़ते हुए इन संघर्षों ने मुझे मजबूत ही बनाया है। और यदि आपके पास रिसोर्सेज कम है तो अपने याद रखिए, अपने सपनों को छोटा मत करिए। और अगर आपको कोई ये कहे कि तुम नहीं कर सकती हो, तो बस एक बार अपने अंदर मन में झांक के ये विश्वास रखिए और अपने पे भरोसा रखिए कि तुम ये कर सकती हो। जोश टॉक के प्लेटफॉर्म के लिए मैं इंटेंस हार्टफेल ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ कि मेरी स्टोरी को उन्होंने चूज करके और दूसरों लोगों तक पहुंचाने का ये सौभाग्य मुझे दिया, क्योंकि मेरी स्टोरी से हर वो लड़की प्रेरित होगी जो ये सपना देखती है कि छोटे शहर से आते हुए भी, कम पैसे होते हुए भी वो आगे बढ़ सकती है और वो इतना बड़ा काम कर सकती है कि लोगों की जिंदगियां बचा सकती है और दूसरे लोगों को जिंदगी दे भी सकती है। जोश टॉक्स ने ये मुझे सम्मान देके अपने आप में ही एक मुझे बढ़ावा दिया है कि मैं ऐसा काम आगे और करती रहूं ताकि लोग प्रेरित हो सकें और घर बैठी छोटी बच्चियां जो कभी सोचती हैं कि हमें पढ़ाई के लिए मौके नहीं मिलते, वो खुद अपने लिए रास्ता बनाएंगी और वो खुद अपने लिए मौका ढूंढ पाएंगी।